हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रस्ट की टैक्सेबिलिटी की कि क्या ट्रस्ट को भी टैक्स देना होता है, ट्रस्ट की कैसी कैसी इनकम होंगी, ट्रस्ट के ऊपर क्या टैक्सेशन के प्रोविजन है, कौन सी इनकम उनकी एग्जेम्प्ट होगी, उसकी क्या शर्तें होंगी, क्या उन्हें भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, इसी की बात हम आज करने जा रहे हैं। तो जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन प्रॉफिट एंटिटीज हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये कहीं ना कहीं जब पब्लिक के लिए काम करते हैं तो इनको भी पैसा चाहिए होता है। पैसा इनके पास मेनली डोनेशंस वगैरह से आता है, तो इन्हें भी काम करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। और जिस तरह अपने आप को रजिस्टर कराते हैं उसे हम एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कहते हैं कि ट्रस्ट के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? ये अपना रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स कमिश्नर के पास कराएंगे। अगर इन्हें इनकम टैक्स की जो रिबेट्स और रिलीफ्स हैं जो ट्रस्ट को मिलती हैं वो चाहिए तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो चैरिटेबल पर्पज है ट्रस्ट का, इसमें क्या क्या हो सकता है। ऐसे संस्थाएं, ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि गरीबों के लिए उनको जो कई तरह की रिलीफ्स प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रही हैं, एजुकेशन देनी है। कुछ योगा सेंटर्स हैं जिन्हें भी ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया जाता है। जो लोग मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड कराने, एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन या फिर मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन जो कि कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनमें एंगेज्ड है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। लेकिन इनकम टैक्स की एग्जेम्पशंस के लिए उन्हें कहीं ना कहीं अपना रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स कमिश्नर के पास कराना हो। चलिए बात करते हैं एक ट्रस्ट को कितने तरह की इनकम होती है। पहले इनकम को समझते हैं, फिर टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। तो ट्रस्ट को जो इनकम होती है, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो चाहे रिलीजियस ट्रस्ट हो, मतलब कोई ट्रस्ट ऐसी भी हो सकती है जो पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही है, और कई ट्रस्ट ऐसी भी होती हैं जो रिलीजियस पर्पज, जैसे कोई मंदिर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मंदिर जैसे अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र जो है वो एक मंदिर भी है और एक वो रिलीजियस ट्रस्ट भी है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। वो लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है और वो मंदिर और धर्म की शिक्षा भी दे रही है। कहीं ना कहीं जब दोनों तरह का काम वो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए जो इनकम के सोर्सेज हैं वो क्या क्या होंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले तो मेन सोर्स है उनकी इनकम का, वो है डोनेशन। डोनेशन को हम वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो लोग अपनी इच्छा से उस ट्रस्ट को देते हैं। डोनेशन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है टैक्सेबिलिटी पर्पस के लिए ट्रस्ट की। एक होता है नॉर्मल, एक होता है कॉर्पस और एक होता है एनोनिमस। अगर मैं बात करूं कॉर्पस डोनेशन की, तो कॉर्पस डोनेशन का मतलब होता है ऐसा डोनेशन जो परमानेंट नेचर में, या समवॉट हम कह सकते हैं कि एक तरीके की कैपिटल होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ आपको मिलती है। जैसे कोई ट्रस्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर लोगों से डोनेशन मांग रही है तो उसे हम कॉर्पस डोनेशन कहते हैं। मतलब वो नॉर्मल डोनेशन नहीं, लोग अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, ट्रस्ट अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस, कोई असेट खरीदने के लिए स्पेशली लोगों से डोनेट करने के लिए कह रही है, तो उसे हम कॉर्पस डोनेशन कहते हैं। जैसे राम मंदिर बनवाने के लिए जो डोनेशन लोगों ने दिया वो स्पेसिफिक डोनेशन था जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया, तो उसे हम कॉर्पस डोनेशन कहेंगे। इसी तरह एक डोनेशन होता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है ऐसा डोनेशन जो लोगों ने अपनी इच्छा से किया है, गुप्त दान जिसे हम कहते हैं, वो एनोनिमस डोनेशन है। तो अब हमने डोनेशन को इसलिए क्लासिफाई करके बताया क्योंकि डोनेशन अगर कॉर्पस है तो कॉर्पस डोनेशन टोटली एग्जेम्प्ट होता है ट्रस्ट के लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और एनोनिमस जो डोनेशन है उस पर स्पेसिफिक टैक्सेशन के प्रोविजन है जो सेक्शन 115 बीबीसी में कवर किए गए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज ही इस टॉपिक में। इसी तरह ट्रस्ट को गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है। गवर्नमेंट ग्रांट भी 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल जो आपके नॉर्मल रेवेन्यू खर्चे जो होते हैं उसके लिए मिलती है, और एक होती है जो आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस या किसी स्पेशल काम के लिए मिली है। इसी तरह आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ट्रस्ट की जिससे आपको इनकम हो रही है। कोई हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे आपको कई तरह की इनकम होती है। कई इन्वेस्टमेंट्स आपके हो सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में है, एफडी में है, वहां से आपकी इनकम हो सकती है। तो वो सब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी मानी जाती है। मतलब ट्रस्ट ने अगर अपनी एसेट से जो इनकम कमाई है उसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एक ट्रस्ट को बिजनेस की भी इनकम हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट बिजनेस तो नहीं करती, लेकिन यहाँ बात की जा रही है वैसे बिजनेस की जो कि इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब उस मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए ट्रस्ट बनी है उसे पूरा करने के लिए उस बिजनेस का होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि अक्षय पात्र जो कि धर्म की शिक्षा दे रहा है, कहीं ना कहीं उस धर्म की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र का अपना एक बुक स्टोर है जहां वो कई तरह की गीता वगैरह की बुक्स वगैरह बेचते हैं। तो वहां पर एक बिजनेस एक्टिविटी भी हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस की इनकम भी ट्रस्ट को हो सकती है। लेकिन ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ
उस मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए ट्रस्ट बनी है, जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस है, उसी को पूरा करने के लिए स्टार्ट किया गया है। इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ट्रस्ट करती है तो एग्रीकल्चर की इनकम भी ट्रस्ट को हो सकती है। हालांकि एग्रीकल्चर की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं है, कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अब आप बात करते हैं सबसे पहले किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल की, जो कि टोटली उसी काम के लिए या उसी काम में एंगेज्ड है, कोई और पर्पस के लिए वो इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल नहीं बने। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम है एजुकेशन प्रोवाइड कराना, इसी तरह हॉस्पिटल का काम है पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज देना। इनके अलावा हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ और काम नहीं करते हैं, टोटली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए सेक्शन 1023C एप्लीकेबल है इनकम टैक्स का। जिसमें अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो टोटली गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड है, मतलब कोई हॉस्पिटल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको कंप्लीटली या मेनली पैसा गवर्नमेंट से आता है, मतलब ये मान लीजिए टोटल रिसिप्ट का अगर 50% से ज्यादा गवर्नमेंट से आता है, तो ऐसी ट्रस्ट, ऐसा इंस्टीट्यूट की जो इनकम है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, जो कि गवर्नमेंट से मिली है। बात करते हैं ऐसी ट्रस्ट की जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में एंगेज्ड है, लेकिन उसे गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता, मतलब वहां से पैसा उनको मेनली डोनेशन वगैरह से मिलता है। तो अगर उनकी एग्रीगेट ग्रॉस एनुअल रिसिप्ट 5 करोड़ से कम है तो भी उनकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, और आपकी फंडिंग गवर्नमेंट से नहीं होती, या फिर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 5 करोड़ वाले कंडीशन में भी नहीं आती, तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी एज पर सेक्शन 11(1) एंड 11(2) इनकम टैक्स एक्ट के, जो कि सेक्शन 11(1) और 11(2) की एग्जेम्पशन है वो आपको अवेलेबल होगी। क्या एग्जेम्पशन होती है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हालांकि बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कि आपकी इनकम, आपकी जो रिसिप्ट है उसका, आपका जो टोटल इनकम है उसका 85% आप अगर अपने पर्पस, अपने मेन काम के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट स्टार्ट कर रखी है, उसमें खर्च कर देते हैं, उस इनकम को अप्लाइड कर देते हैं, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 15% तो आपके लिए वैसे ही एग्जेम्प्ट है, और 15% के बाद बची 85% आपकी रिसिप्ट अगर आप उसी पर्पस में खर्च कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो वो इनकम भी आपकी टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसलिए ट्रस्ट कहीं ना कहीं एग्जेम्पशंस का फायदा उठाती है। अपनी इनकम या ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो लगभग एग्जेम्प्ट होती है, बट कुछ केसेस में टैक्सेबल भी होती है। जैसे अगर आप 85% पैसा खर्च नहीं कर पाए तो फिर वो आपके लिए इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रस्ट की इनकम की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, मींस उस पर टैक्स के क्या प्रोविजंस हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉर्पस डोनेशन अगर ट्रस्ट को मिलता है तो कॉर्पस डोनेशन आपके लिए टोटली एग्जेम्प्ट है। अगर कॉर्पस डोनेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर, या फिर एग्रीकल्चर इनकम से आपने पैसा कमाया है, या फिर कॉर्पस डोनेशन आपको जो मिला है वो आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह डिपॉजिट करा देते हो, जो कि सेक्शन 11(5) में बताए गए तरीके हैं, उसके हिसाब से आप, जैसे हम सेफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे एफडी वगैरह में वो पैसा आप जमा करा देते हो, जो कि ट्रस्ट में आगे काम में लिया जाएगा, लेकिन वो कैपिटल के तौर पे काम में लिया जाएगा। तो उस केस में कॉर्पस डोनेशन आपके लिए टोटली एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं एनोनिमस डोनेशन की। ये डोनेशन की टैक्सेबिलिटी कुछ इस तरह से होगी कि जितना आपको डोनेशन मिला है उसमें से आप लेस कर दें, घटा दें 5% ऑफ द टोटल डोनेशन रिसीव बाय द ट्रस्ट, मतलब जितना डोनेशन मिला है ट्रस्ट को उसका 5%, टोटल डोनेशन की बात कर रहा हूं, उसमें मैं कॉर्पस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन सबकी बात कर रहा हूं। और 1 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो आप अपने टोटल एनोनिमस डोनेशन में से घटा दें। बची हुई डोनेशन की इनकम पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर एनोनिमस डोनेशन किसी रिलीजियस ट्रस्ट को मिल रहा है तो वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मली जो टैक्स रेट्स हैं उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा, मतलब उस पर टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं डोनेशन के अलावा दूसरी इनकम की, मतलब इसको अभी मान लीजिए कोई और इनकम है, चाहे वो प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट के पास है उससे होने वाली इनकम हो, या फिर किसी और तरह की इनकम हो जो कि कॉर्पस या एनोनिमस डोनेशन नहीं है, कोई और डोनेशन या कोई और इनकम आपको नॉर्मल मिल रही है। उस केस में मैंने आपको बताया सेक्शन 11(1) और 11(2) अप्लाई हो जाएगा, जो ये कहता है कि आपका टोटल इनकम, जो बाकी इनकम है एनोनिमस डोनेशन और कॉर्पस डोनेशन के अलावा,
15% आपके लिए एग्जेम्प्ट है, 15% के ऊपर की जितनी इनकम है बची 85% वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन शर्त यह है कि वो पैसा आप चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए इंडिया में खर्च कर देते हैं। अब आप बात करते हैं कि पैसा का आप खर्च कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये पैसा आप अपने नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं जो ट्रस्ट चलाने के खर्चे हो रहे हैं। आप कैपिटल एक्सपेंसेस कर सकते हैं जो कि ट्रस्ट की असेट खरीदने से रिलेटेड हो सकते हैं। आप किसी दूसरी ट्रस्ट को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दे सकते हैं जो सेक्शन AB में रजिस्टर्ड है, यहाँ कोई 1023C में रजिस्टर्ड है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है। इसी तरह अगर आप कोई रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, जो लोन आपने लिया था कोई स्पेसिफिक चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए या किसी एसेट को खरीदने के लिए जिसे आपने यूज किया एसेट को बनाने में, तब आप उसको खर्चा नहीं मानेंगे। आपका डिडक्शन या आपको खर्चा या एप्लीकेशन ऑफ इनकम तब मानेंगे जब आप उस लोन का रीपेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके होंगे अप्लाइड अमाउंट जो आप अपने 85% इनकम का पार्ट खर्च करोगे। यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई इनकम आपने किसी ऐसे खर्चे में खर्च करी है जिसका पेमेंट आपने टीडीएस डिडक्ट होना था और बिना टीडीएस डिडक्ट करे कर दिया, तो 30% उस खर्चे का अप्लाइड नहीं माना जाएगा, मतलब उसका आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा यहां पर। इसी तरह अगर कोई पेमेंट कैश में आपने 10,000 से ज्यादा कर दिया तो पूरा खर्चा आपके लिए डिसअलाउ होगा, इसका मतलब वहां भी वो पैसा अप्लाइड नहीं माना जाएगा, आप 85% में उसको एप्लीकेशन में काउंट नहीं करोगे। इसी तरह ट्रस्ट को अगर पिछले साल में कोई लॉसेस हुए हैं तो उस केस में वो लॉसेस का भी ट्रस्ट कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं ले सकती। अब बात करते हैं अगर ये 85% पैसा खर्च नहीं हो पाया तो क्या होगा। उस केस में अगर आप 85% खर्च नहीं कर पाए, दो कारण, पहले कारण समझें कि आप खर्च क्यों नहीं कर पाए। या तो पैसा आपको मिला नहीं, या मिला तो जस्ट आखिरी दिन मिला 31 मार्च को। अब क्योंकि पैसा आखिरी दिन मिला तो उसको अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। उसे इनकम टैक्स मानता है कि वो डीम्ड अप्लाइड है, मतलब वो आगे जाकर आप अप्लाई करोगे, अगले साल में अप्लाई कर सकते हो, उसको भी आप अप्लाइड मान लोगे इसी साल। लेकिन उसके लिए आपको असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स का जो असेसिंग ऑफिसर है उसे डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेयर करना होगा रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले कि ये इनकम हम इस पर्पस के लिए बाद में अगले साल खर्च कर देंगे। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनकम आपको रिसीव्ड ही नहीं हुई, मतलब आप खर्च तो करना चाह रहे हो, आप अपनी इनकम में उसको शो भी कर रहे हो एक्रूअल बेसिस पर, लेकिन वो पैसा आपको अभी इस साल मिला ही नहीं है, तो उसको भी आप डीम्ड अप्लाइड मान लेंगे अगर आप ऐसी डिक्लेरेशन असेसिंग ऑफिसर के सामने कर देते हैं। अदरवाइज अब मान लीजिए अगर आप वो 85%, ये दोनों केसेस नहीं है, फिर भी आप 85% खर्च नहीं कर पाए, उसे डीम्ड एप्लीकेशन भी नहीं मान रहे अपन कि बाद में खर्च कर देंगे, एओ को बता भी नहीं रहे हम, उस केस में फिर वो आपकी नॉर्मल इनकम में काउंट हो जाएगा। मतलब मान लो अगर आप 60% पैसा ही खर्च कर पाए तो बाकी का 25% आपकी, 15% के तो एग्जेम्पशन है ही, आपको 25% पैसा आपकी इनकम में काउंट हो जाएगा और उस पर इनकम टैक्स के नॉर्मल स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन एक तरीका और है अगर आप टैक्स से बचना चाह रहे हैं, और वो ये है कि आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं उस इनकम का जो 85% खर्च नहीं हो पाया, अगर आप उस इनकम को, उस रिसिप्ट को एक्यूमुलेट कर देते हो, सेट असाइड कर देते हो, सेट अपार्ट कर देते हो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, मतलब अलग कर देते हो, रख देते हो किसी स्पेशल पर्पस में काम में लेने के लिए एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। अब यहां ये प्रोविजन है कि अगर आप 85% इनकम अपनी अप्लाई नहीं कर पाए तो उस केस में जो एक्यूमुलेटेड इनकम है, तो उस केस में आप उस इनकम को, उस पैसे को एक्यूमुलेट कर लेते हो, अलग कर लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे हम ये माना जाएगा कि हमने वो इनकम अप्लाई कर दी है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होना जरूरी है, मतलब उस इनकम को भी आपका एग्जेम्पशन मान लिया जाएगा, अप्लाइड मान लिया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा, इनकम में काउंट नहीं होगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको असेसिंग ऑफिसर को ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की उससे पहले फॉर्म 10 में एक स्टेटमेंट फर्निश करना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि ये पैसा आप किस पर्पस के लिए, कहां, कैसे खर्च करेंगे और कब खर्च करेंगे। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन आप 5 साल तक कर सकते हो, मतलब 5 साल तक आप उस पैसे को रख सकते हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरा, उस पैसे को आपको फिर डिपॉजिट कराना पड़ेगा सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर। जैसे मैंने आपको बताया था, आप उसको रख नहीं सकते अपने पास, उसे आपको कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करना होगा।
अब बात करते हैं ट्रस्ट के लिए टैक्स रेट्स क्या एप्लीकेबल है। तो टैक्स रेट वही एप्लीकेबल है जो नॉर्मल रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। 2.5 लाख तक इनकम फ्री है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, 10 लाख से अबव इनकम पर 30% टैक्स है। सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अकॉर्डिंग जो रेट्स हैं उसके हिसाब से आपका सरचार्ज एप्लीकेबल है। एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल है 4% की रेट से जो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पर एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं अगर ट्रस्ट का स्टेटस जो है वो फॉरफिट कर लिया जाता है, मतलब अब उसे चैरिटेबल ट्रस्ट का जो स्टेटस मिला हुआ था वो वापस ले लिया जाता है बिकॉज उसने कुछ कंडीशंस को पूरा नहीं किया, वॉयलेट किया कंडीशंस को, जैसा उसने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए काम नहीं किया है, किसी स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए ही, किसी केवल एक धर्म के लिए ही कोई ट्रस्ट काम कर रही है, तो उस केस में ये जो एग्जेम्पशंस हैं वो ट्रस्ट से वापस ले ली जाएंगी, मतलब उसकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी और टैक्स करने की जो रेट होगी वो इनकम टैक्स की मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगी। मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो इनकम टैक्स की है अभी वो है 42.744%। इस रेट से आपको फिर उस इनकम पर टैक्स देना होगा अगर आपका जो स्टेटस है ट्रस्ट का वो जब्त कर लिया जाता है। अब आपको ट्रस्ट नहीं माना जाता है क्योंकि आपने ट्रस्ट के जो रूल्स थे उन्हें ब्रेक किया है, जो वायलेशन है वो किया है इनकम टैक्स के प्रोविजंस का, या फिर ट्रस्ट ने खुद को एक नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया है, तो उस केस में ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट से आप पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी ट्रस्ट को। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी ट्रस्ट को अगर उनकी इनकम एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। नहीं, ट्रस्ट को मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कुछ स्पेसिफिक ट्रस्ट की जिन्हें मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जैसे कोई रिसर्च एसोसिएशन है, कोई न्यूज एजेंसी है, कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन है, फंड और इंस्टीट्यूशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, ट्रेड यूनियन है, बिजनेस ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड है, बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन है। इन्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है चाहे इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो या कम हो। अदर केसेस में आपको रिटर्न तभी फाइल करनी है जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अब बात करते हैं ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न फाइल करने की। तो नॉर्मली ड्यू डेट 30 सितंबर है ट्रस्ट के केसेस में, अगर उनके अकाउंट्स ऑडिट कराए जाते हैं, और अगर अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराए जाते हैं तो 31 जुलाई। नवंबर 30 भी डेट होगी ट्रस्ट के लिए अगर उन्हें रिक्वायर्ड है फॉर्म 3CEB फाइल करना। ये फॉर्म रिक्वायर्ड होता है फाइल करना उन ट्रस्ट को जिनकी इनकम कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। तो आपको बता दें ट्रस्ट के ऊपर जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनके लिए ITR 5 या ITR 7 में उनकी रिटर्न फाइल होती है। मींस जो ITR फॉर्म है वो ITR 5 होगा या ITR 7 होगा। अगर बात करें ऐसी ट्रस्ट जिनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है इसलिए उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है तो उनके लिए फॉर्म है ITR 5। और अगर हमने बात करी जिनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उनके लिए ITR 7 फॉर्म एप्लीकेबल है रिटर्न फाइल करने के लिए।